इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको एक ऐसी बात सीखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं। वैसे तो वो बात जेईई एडवांस के लेक्चर में बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने देखा है क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसलिए उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और वो बात क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं इनमें से करेक्ट फिगर कौन सी है, तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि मेन बात है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिगर गलत है और ये फिगर ठीक है। सबसे पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि ये रॉन्ग और ये करेक्ट क्यों है। एक्चुअली करेक्ट फिगर वो होती है जिसमें एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यदि कोई लाइन ड्रा करता हूं और उस लाइन को एक्स से वाई की तरफ घुमाता हूं थ्रू एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो स्क्रू जिस तरफ जाएगा दैट इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस। और इस फिगर में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्क्रू को यदि मैं ऐसे रखता हूं और एक्स से वाई की तरफ घुमाता हूं थ्रू एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो स्क्रू ऊपर जाएगा, इसलिए पॉजिटिव जेड एक्सिस ये होगी। लेकिन इसमें यदि आप देखो, यदि ये वाई एक्सिस है, स्क्रू को मैंने ऐसे रखा और एक्स से वाई की तरफ घुमाऊंगा तो स्क्रू नीचे आएगा। तो ये डायग्राम करेक्ट तब बनेगा यदि मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस को नीचे की तरफ लूंगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस को यदि मैं नीचे लेता हूं तो दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट। इसीलिए मैंने बोला कि ये डायग्राम करेक्ट है, ये डायग्राम रॉन्ग है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आई क्रॉस जे जो है वो हम के बोलते हैं इन 3D। ये वाला फॉर्मूला इस डायग्राम के हिसाब से तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इस डायग्राम के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आई इस तरफ हो गया, ये इधर हो गया, जबकि के तो ऊपर की तरफ है। तो ये डायग्राम यदि हम यूज करते हैं तो उस केस में आई क्रॉस जे जो है वो माइनस के होगा, और इस डायग्राम में आई क्रॉस जे जो है के है। इसलिए ये डायग्राम करेक्ट है और ये डायग्राम गलत है। बात ये बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन बहुत से बच्चे, इवन बुक्स में भी मैंने ये मिस्टेक बहुत देखी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बता देना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को इसका सॉल्यूशन केवल रिटन फॉर्म में चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। उतनी देर में आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करता रहा हूं कि मेरा सॉल्यूशन हमेशा शॉर्ट भी होगा, क्रिस्टल क्लियर भी होगा, और क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसी एडजस्टमेंट बताया करता हूं जिससे हमारी कैलकुलेशन भी कम हो जाती है। और मेरे सॉल्यूशन में एक खास बात और आपको देखने को मिलेगी कि मैं बच्चों को ये बात भी बताता हूं कि ये सॉल्यूशन मेरे दिमाग में कैसे आया। तो ये है क्वेश्चन, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है सॉल्यूशन की फर्स्ट स्लाइड। ये है सॉल्यूशन की सेकंड स्लाइड। और ये है सॉल्यूशन की थर्ड स्लाइड। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट Q बी द क्यूब विद सेट ऑफ वर्टिसेस दिस वेयर x1 x2 x3 बिलोंग टू दिस सेट। आगे कहता है कि लेट F बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स containing diagonals of the 6
faces of the cube Q. Let S be the set of all four lines containing the main diagonals of the cube Q. For instance, the line passing through the vertices 0, 0, 0 and 1, 1, 1 is in S. और आगे बोला गया है कि फॉर लाइंस L1 एंड L2 लेट D L1 L2 denote the shortest distance between them, then the maximum value of D L1 L2 as L1 varies over F and L2 varies over S is. इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके हिसाब से Q एक क्यूब है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1, x2, x3 हैं। मतलब कि ये एक क्यूब है, ये वाला पॉइंट 1, 0, 0 है, ये 0, 1, 0 है, ये 0, 0, 1 है। इसी तरह से बाकी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी निकल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है F be the set of all 12 lines containing the diagonals of 6 faces of cube. आप देख सकते हो कि इसके अंदर 6 फेसेस हैं और हर एक फेस में 2 डायगोनल्स हैं, तो इसलिए कुल मिला के 12 फेस डायगोनल्स हो गए। सपोज ये पॉइंट है A, B, C, D, E, F एंड G। और यदि मैं फेस OCDA की बात करूं तो इस OCDA फेस में 2 डायगोनल्स हैं, एक ये और एक ये। इस तरह से हर एक फेस में 2 डायगोनल्स है, कुल मिला के 12 फेस डायगोनल्स हो गए। और S जो है वो सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कॉन्टेनिंग मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब। और मेन डायगोनल ऑफ क्यूब का मतलब है OG, EC, BD एंड FA। मेन डायगोनल बोलो या बॉडी डायगोनल बोलो एक ही बात है। और आगे बोला गया है कि फॉर लाइंस L1 एंड L2 let D L1 L2 denote the shortest distance between them, then the maximum value of D L1 L2 as L1 varies over F and L2 varies over S। कहने का मतलब है कि हमने सेट F की कोई एक लाइन ले ली और सेट S की भी कोई एक लाइन ले ली और उसके बाद उन दोनों लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला। और जितने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेंगे और उनमें से सबसे बड़े वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इस लैंग्वेज से एग्जामिनर ने जस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान से देखो तो सेट F का कोई एक डायगोनल ले लो और सेट S का कोई एक डायगोनल ले लो, या तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 0 होगा और यदि नॉन जीरो होगा तो वो हमेशा सेम रहेगा फॉर एनी डायगोनल ऑफ F एंड एनी डायगोनल ऑफ S। कैसे देखिए, सपोज बॉडी डायगोनल्स जब लेने हैं तो मैं एक डायगोनल OG ले लेता हूं और 12 फेस डायगोनल्स में से यदि मैंने ये वाला फेस डायगोनल लिया तो दोनों कट कर रहे होंगे, तो इसलिए इन दोनों लाइनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है। और दूसरी लाइन यदि मैं ये लेता हूं तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन आप ये देखो
कि ये वाला फेस डायगोनल लूं या ये वाला फेस डायगोनल लूं या ये वाला फेस डायगोनल लूं, इसको देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोई भी एक फेस डायगोनल ले लें तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। चाहे मैं बॉडी डायगोनल इसी ले लूं और कोई एक दूसरा फेस डायगोनल ले लूं तो डिस्टेंस हमेशा जीरो आएगा, और यदि नॉन जीरो आएगा तो हमेशा वो सेम रहेगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dL1 L2 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि dL1 L2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब भी ये नॉन जीरो है। सपोज मैं एक डायगोनल OG ले रहा हूं और दूसरा डायगोनल AC ले रहा हूं, और अब मैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे सॉल्यूशन हमेशा क्रिस्टल क्लियर होंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला भी एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। तो फॉर्मूला ये है कि यदि ये दोनों लाइंस हैं और इनके बीच का हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ये तीनों नंबर्स जो हैं एक्चुअली इन तीनों के कोफैक्टर्स हैं, और कोफैक्टर्स का मैंने स्क्वायर किया हुआ है। ध्यान रखना पावर 2 भी है यहां पे, और इस फॉर्मूले को अब मैं यूज करूंगा। क्लियरली ये पॉइंट 111 होगा जी पॉइंट। तो OG की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 0/1, y - 0/1, z - 0/1, और AC की इक्वेशन हो जाएगी x - 1/1, y - 0/0, z - 0/-1। और अब मेरे को ये दोनों लाइंस मिल चुकी हैं। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, उसके हिसाब से आप देखिए यहां पे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 है। यहां पे दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हैं, और ये तीनों नंबर्स जो हैं इन तीनों नंबर्स के कोफैक्टर्स का स्क्वायर हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 0 - 1, 0 - 0 एंड 0 - 0, और यहां पे आएंगे दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 1 0 -1, इसका स्क्वायर। अब तीनों कोफैक्टर्स का स्क्वायर, आई विल बी गेटिंग 0 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर की वैल्यू क्लियरली 1 स्क्वायर आएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू 6 आएगी। दैट इज इक्वल टू, और जैसा कि मैंने बताया था सारे के सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस या तो जीरो होंगे या नॉन जीरो वाले केस में सेम होंगे, और नॉन जीरो वाले केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला है 1/√6। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dL1 L2 जो है वो 1/√6 हो गया। हेंस A इज द करेक्ट चॉइस।